11वें सप्ताह के चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस परिघटना। और आज के व्याख्यान में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, जो उत्कृष्ट पिरामिडों में से एक है। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इस और जो कुछ हमने पहले पढ़ा है उन सभी में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। सभी स्थितियों में जो हमने पहले माइकलसन और फेब्री पेरोट और न्यूटन वलय आदि पर देखा था, इन सभी स्थितियों में ये इंटरफेरेंस का एक वर्ग है जहां आप एम्पलीट्यूड को विभाजित करते हैं और इंटरफेरेंस परिघटनाओं या एम्पलीट्यूड का भाग करके इंटरफेरेंस की तलाश करते हैं। आपके पास एक बीम था जो प्रतिबिंब या संचरण या प्रतिबिंब और संचरण के संयोजन की प्रक्रिया द्वारा दो बीम उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरी ओर, जो हम आज देखने जा रहे हैं, हम वास्तव में एक वेव फ्रंट को विभाजित करेंगे। एक आती हुई वेव फ्रंट होगी। वेव फ्रंट का पथ जिसे आपने स्क्रीन में रखा है, शायद कुछ स्लिट्स के साथ, इसलिए समान वेव फ्रंट अब दो में विभाजित हो जाता है और हमारे लिए दो किरणें उत्पन्न करता है जो संभवतः हस्तक्षेप करेगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस श्रेणी से संबंधित है। हमने जो देखा उसकी बहुत त्वरित समीक्षा एम्पलीट्यूड न्यूटन के विभाजन के माध्यम से जो इंटरफेरेंस उत्पन्न होती है, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस स्थिति में एक बीम पुंज परावर्तन की प्रक्रिया से दो बीम बन जाती है। इस मामले में इस प्लानो उत्तल लेंस की निचली सतह और ग्लास प्लेट पी की ऊपरी सतह से परावर्तन होता है और फिर निश्चित रूप से यह डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सामान्य स्थिति को संतुष्ट करता है। और आप इसे देख सकते हैं, यह निश्चित रूप से उन देखे गए इंटरफेरेंस पैटर्न में से एक है। और माइकलसन के व्यतिकरणमापी में फिर से अपवर्तन दो दर्पण M1 तथा M2 हैं। आपके पास बीम का एक स्रोत तथा दो दर्पणों का एक स्रोत था और इन दो दर्पणों के लिए पथ की लंबाई में परिवर्तन किया जा सकता है जो पथ डिफरेंस प्रदान करता है और इसलिए डिटेक्टर पर पुन फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है, जिससे कि आप कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख सकते हैं। दूसरी ओर फेब्री पेरोट व्यतिकरणमापी एक में बहुल बीम के साथ स्थापित इंटरफेरेंस का मामला था, क्योंकि आपके पास केवल दो उत्पन्न करने के बजाय एक आने वाला किरण पुंज था जो सामान्य रूप से हस्तक्षेप करता था। अब आपके पास बहुत से थे। इस फेब्री पेरोट व्यतिकरणमापी के शीर्ष अंत में यह एक इसका आंशिक परावर्तक और आंशिक रूप से संचरण होता है। एक संचरित घटक है जो अंततः ज्ञात होता है और इसमें परावर्तित कंपोनेंट होता है। परावर्तित कंपोनेंट आंशिक रूप से बाद में और इसी प्रकार आगे संचरित हो जाता है। आपके पास यह बीम बड़ी संख्या में थे जो बाहर आ रहे थे और किसी समय बाहरी एटलॉन की तरफ संकेत करती हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह सब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जो कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है उसके बीच बीमों के बीच की कला डिफरेंस पर निर्भर करता है तथा इनकी स्थितियों पर निर्भर करता है। आप तब कार्य कर सकते हैं जब आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। याद रखने की बात यह है कि दो किरणों के विपरीत बीम एक दूसरे से संचरित होते हैं, जबकि हमने न्यूटन के वलयों तथा माइकलसन के व्यतिकरणमापी के लिए देखा था। यहाँ मेरे पास दो स्रोत S1 और S2 हैं। आप इन्हें पॉइंट स्रोत मान सकते हैं और आप यह भी मान सकते हैं कि यदि आप चाहें तो वे सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करने जा रहे हैं। अब सवाल है निम्नलिखित, अगर मेरे पास ये दो स्रोत S1 और S2 हैं तो वे एकवर्णी हैं, वे हैं सुसंगत स्रोत तथा उनके बीच दूरी d से पृथक हैं। अब मैं कुछ आर्बिट्रेरी पॉइंट p लूंगा जो यहाँ दिखाया गया है। मैं p पर क्या देख सकता हूँ? सवाल यह है, यह पॉइंट p दूरी 1x1 पर स्रोत S पर स्थित है 1, और अगर यह दूरी x2 पर S2 पर स्थित हो तो क्या हमें डार्क फ्रिंज दिखेगी? P पर एक ब्राइट फ्रिंज? इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है और हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि दो
प्रकाश के स्रोत S1 और S2 सुसंगत हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी समान होती है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहेगा। और एक अन्य धारणा यह है कि मुझे विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आसान यह दूरी x1 और x2 है कि मैंने यहाँ या पर्याप्त रूप से इतनी बड़ी परिभाषा दी है कि पॉइंट P इन दो स्रोतों में S1 और S2 से काफ़ी दूर है। इसलिए जब वेव वेव प्रक्षेत्र पॉइंट P पर पहुंचती हैं तो आप मान सकते हैं कि यह लगभग समतल तरंगें हैं। उस स्थिति में मैं इनमें से प्रत्येक वेव के विस्थापन के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। अतः y एक वेव का विस्थापन है जो स्रोत S1 तथा y2 से पॉइंट P पर पहुंचता है। वेव फ्रंट का विस्थापन है जो पॉइंट x2 पर पहुंचता है और यह स्रोत S2 से आता है। मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन और पूंजीय सरल के लिए एम्पलीट्यूड और बार बार होता है। मैंने एम्पलीट्यूड को सामान्य माना है, उन्हें नहीं होना चाहिए। यदि मैं ऐसा करते हैं तो विश्लेषण आसान हो जाता है और यहाँ फेज डिफरेंस की गणना सरल है क्योंकि हम नीचे लिखे गए इक्वेशन में पहले से ही है जहां हम उनमें से प्रत्येक की प्रावस्थाएं ले सकते हैं। फेज डिफरेंस केवल है पहले वाले का फेज जो कि यह -k x1 है और दूसरे का फेज -k x2 है। मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेने की आवश्यकता है। फेज डिफरेंस -k x1 -k x2 है जो मुझे k को x2 x1 में देता है। और याद रखें कि वेव नंबर है और हमने माना कि दोनों स्रोतों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल समान है और वेवलेंथ लैम्ब्डा भी समान है, इसलिए कि 2 पाई बटा लैम्ब्डा के बराबर होगा। मैंने इसे भी यहाँ रख दिया है। फेज डिफरेंस लैम्ब्डा द्वारा 2 पाई x2 में x1 से घटाया जाता है। अब मुझे देखना है कि इन दोनों वेव का नेट प्रभाव P पर पहुंचता है। बस इन दोनों को जोड़ दें। यह एक प्रकार की समस्या है जिसे हमने बहुत बार किया था जब हम साधारण हार्मोनिक ऑसिलेशन के संयोजन को देखते थे। यह बहुत कुछ है, एक ही प्रकार का अभ्यास। मैं इस y1 और y2 अब मुझे परिणामी खोजने की जरूरत है जो केवल y1 प्लस y2 और दोनों वेवफॉर्म्स को मिलाकर जोड़ें। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, विश्लेषण की आसानी के लिए मैं दो नए निर्देशांक लागू करने जा रहा हूं। मेरे मौजूदा निर्देशांक कुछ अर्थों में x1 और x2 हैं और मैं इस कैपिटल X जो x1 और x2 से संबंधित है को लागू करना चाहता हूं। इस तरह यह सिर्फ x1 और x2 का औसत है और साथ ही मैंने पहले से ही इस डेल्टा को के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो है कि एक और संबंध है कि मेरे पास यहाँ है, जिसका मेरा मतलब है कि दो संबंध जो x1 और x2 कुछ नए वेरिएबल कैपिटल X और डेल्टा के संदर्भ में कनेक्ट होता है। अब मैं के x1 और के x2 के लिए सब्स्टिट्यूट कर चुका हूं। मैं पहले ही कर चुका हूं कि आप देख सकते हैं कि के x1 यहाँ x और डेल्टा के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया गया है और इसी प्रकार के x2 भी प्रतिस्थापित हो गया है। और अब मेरे पास साइन a प्लस b संबंध की तरह क्या है, मुझे बस इतना करना है कि इस मानक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का उपयोग करना है और इसे साइन और कोसाइन के उत्पाद के रूप में लिखना है। यह पता चला है कि इस मामले में यदि आप इस सूत्र को लागू करते हैं तो एक यह ओमेगा टी माइनस के कैपिटल X प्लस डेल्टा बटा 2 और b है यह क्वांटिटी ओमेगा टी माइनस के कैपिटल X माइनस डेल्टा बटा 2 है। आप ऐसा करते हैं कि और आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का रिलेशन सरल एप्लीकेशन प्राप्त होगा। और अब यह बेशक परिणामी है और अब
मैं लिख सकता हूं कि इस परिणामी फॉर्म y से संबंधित तीव्रता y से क्या संबद्ध है, जो है जैसा कि हम इस क्वांटिटी के केवल स्क्वायर को जानते हैं और इस मात्रा का 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2 और सामान्य साइन स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन है। हम इसे आई शून्य कहते हैं, जो कि इंटरफेरेंस परिघटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह समय पर निर्भर है, यही नहीं हमारे उद्देश्यों के लिए तुरंत महत्वपूर्ण है। हम आइडिया करेंगे कि पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस की विभिन्न परिस्थितियों में आई शून्य क्या होगा। तो यहाँ से इस सूत्र से यह बहुत आसान है। देखने के लिए हमें क्या उम्मीद करना चाहिए। आई शून्य अधिकतम होगा। वास्तव में आप देखेंगे कि आई शून्य एक कॉस स्क्वायर टर्म का फंक्शन है। यह एक ऑसिलेटरी फंक्शन है और आई शून्य अधिकतम होगा यदि कॉस डेल्टा 2 द्वारा प्लस या माइनस 1 है कि एक अधिकतम मान है कि कोसाइन फंक्शन ले सकता है। अधिकतम मान कॉस फंक्शन ले सकता है प्लस 1। न्यूनतम मान यह ले सकता है माइनस 1 से, और क्योंकि हम कॉस फंक्शन के स्क्वायर पर आइडिया कर रहे हैं, अधिकतम मूल्य जो यह ले सकते हैं प्लस 1, और यह होगा यदि कॉस डेल्टा द्वारा 2 प्लस या माइनस 1 है, या तो मामले में कॉस स्क्वायर प्लस 1 होगा, और उस स्थिति में आई शून्य केवल 4 स्क्वायर के बराबर होगा, और इससे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा क्योंकि यह सबसे बड़ी तीव्रता है। आपको इससे बेहतर नहीं मिल सकता। आप देखते हैं कि अन्य पद साइन स्क्वायर टर्म है जो कि प्लस और माइनस 1 के बीच होगा। आप आई शून्य से अधिक तीव्रता प्राप्त नहीं कर सकते जो 4 स्क्वायर के बराबर है, और यह होगा यदि डेल्टा 2 द्वारा n पाई के बराबर है, जहां n एक पूर्णांक है। यह मुझे बताता है कि इंटीग्रल x2 माइनस x1 होना चाहिए, जो कि वेवलेंथ लैम्ब्डा का एक अभिन्न गुणक, या दूसरे शब्दों में पथ डिफरेंस वेवलेंथ लैम्ब्डा के अभिन्न गुणक के बराबर होना चाहिए, और यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है। आप देखते हैं कि हमने पहले जो कुछ देखा था उसके संबंध में इस मामले में कोई अतिरिक्त प्रावस्था कारक नहीं हैं जिन्हें परावर्तन के कारण और इसी प्रकार के अन्य कारकों पर आइडिया करना होगा। इस फेज में कोई अतिरिक्त योगदान नहीं है। सीधे यदि पथ डिफरेंस वेवलेंथ के इंटीग्रल गुणक के बराबर है तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। तो आई शून्य मिनिमा होगा जब कॉस डेल्टा बटा 2 शून्य के बराबर है। निश्चित रूप से उस स्थिति में आई स्वयं शून्य के बराबर होगा। तो आई शून्य होगा शून्य अगर कॉस डेल्टा बटा 2 के बराबर है, और यह शून्य डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, और कॉस डेल्टा बटा 2 के लिए शून्य के बराबर होने की शर्त यह है कि डेल्टा 2 बटा n के 2 बराबर होना चाहिए प्लस 1 गुणा पाई बटा 2, जहां n एक पूर्णांक x2 माइनस x1 है जो कि केवल पथ डिफरेंस है n प्लस आधा गुणा लैम्ब्डा के बराबर है। यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त है जिससे आपको शून्य तीव्रता मिलेगी। अब आप पूछ सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त का पता लगाया है। अब आप प्रश्न से पूछ सकते हैं कि पैटर्न क्या होगा जो मैं देखूंगा। हमारे पास यह है S1 तथा S2 जो मोनोक्रोमैटिक सुसंगत प्रकाश के स्रोत हैं। वे T तथा पॉइंट P से पृथक हैं जिनकी हम निगरानी कर रहे हैं। दूरी x1 S1 से दूर है तथा S2 से x2 जो बिंदुओं का लोकस हमें ब्राइट या डार्क फ्रिंज देगा, उससे एक हाइपरबोला बनेगा 2 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशनों में यह 2 डायमेंशनल हाइपरबोला होगा जो घुमाया जाएगा। आप इस तरह के पैटर्न देखेंगे। वहाँ एक
हाइपरबोला की आकृति वाले डार्क और ब्राइट फ्रिंज होंगे। आइए हम यंग के स्लिट एक्सपेरिमेंट की ओर अथवा इस स्थिति में डबल स्लिट की ओर जाएं। यहाँ सेट अप इस प्रकार है। मेरे पास प्रकाश का स्रोत है जो बाईं ओर है और प्रकाश वेव फ्रंट इस स्रोत से इस स्क्रीन को हिट करता है जिसमें दो स्लिट हैं S1 और S2। इसके साथ शुरू करने के लिए यह मान लेना आसान है कि S1 और S2 का उत्पादन होगा। पॉइंट रोशनी का पॉइंट स्रोत होगा और जैसा कि S1 और S2 को V की दूरी से अलग किया जाता है और दाईं ओर के अंत में मेरे पास यह स्क्रीन है और S1 और S2 से आने वाली प्रकाश बीम निश्चित रूप से आर्बिट्रेरी पॉइंट किसी भी समय अपना योगदान देगी। मान लीजिए कि मैं यहाँ एक पॉइंट P चुनता हूँ जो इस लाल पॉइंट द्वारा इंगित किया गया है। प्रश्न है मैं वहाँ क्या देखूंगा? क्या यह एक ब्राइट फ्रिंज होगा, डार्क फ्रिंज जो कि डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी पर दूर का छोर कैपिटल L है और निश्चित रूप से S1 और S2 को दूरी D से अलग किया जाता है और इस पॉइंट से यहाँ जिसे मैं P0 से पॉइंट P कहता हूँ Z की दूरी है। P0 पॉइंट है जो S1 और S2 के बीच के मध्य पॉइंट पर ठीक लंबवत है और उस रेखा के सापेक्ष जो वहां खींचा जाता है। किरण जो वहां से किरण उत्पन्न होती है निस्संदेह एक कल्पित किरण है, वहां से कोई किरण नहीं होगी। लेकिन यदि मैं वहां से पॉइंट P तक एक रेखा खींचता हूं तो यह एक कोण थीटा बन जाएगा। यह दूरी कैपिटल L इस दूरी Z से बहुत बड़ी है जो P0 और P के बीच है और कैपिटल L दोनों स्लिट के बीच की दूरी D से भी बहुत बड़ी है और मैं दोनों स्लिट के बीच प्रकाश की वेवलेंथ के बीच की दूरी बहुत कम करना चाहता हूं। ये कल्पनाएं मेरे लिए गारंटी देती हैं कि S1 तथा S2 से प्रारंभ होने वाली दो किरणें तथापि पॉइंट P तक पहुंचने वाली हैं। जब वे आरंभ करते हैं तो वे लगभग समांतर हैं और क्योंकि वे लगभग समानांतर कर रहे हैं हम लगभग पथ डिफरेंस बस d साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पथ डिफरेंस है कि मैं यहाँ आकर्षित किया है वह d साइन थीटा है। पथ दो किरणों के बीच पथ डिफरेंस है जो S1 और S2 से P पर पहुंचने वाला है। आप इस त्रिकोण को P0 P तथा मध्य पॉइंट के बीच लेते हैं। इससे आप साइन थीटा कैपिटल L द्वारा Z लिख सकते हैं। एक बार जब हम पथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस लिखना जानते हैं तो बस x2 माइनस x1 को d गुणा Z से L सब्स्टिट्यूट करें और मेरे पास यह फेज डिफरेंस है और सामान्य रूप से हमारी तीव्रता 4 a स्क्वायर बार कॉस स्क्वायर डेल्टा 2 द्वारा है। हम बस यहाँ डेल्टा को 2 से सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है और देखते हैं कि क्या हम एक ब्राइट फ्रिंज या एक डार्क फ्रिंज पाने के लिए जा रहे हैं। फ्रिंज निश्चित रूप से चमकीला होगा यदि कॉस डेल्टा 2 से या एक अधिक राइट से अधिक प्लस या माइनस 1 हो। उस स्थिति में तीव्रता 4 a स्क्वायर होगी ठीक उसी तरह जैसे हमने पिछली बार देखा था। और फिर शर्त यह है कि यह होगा यदि यह डेल्टा बटा 2 वेव लेंथ के इंटीग्रल गुणक के बराबर है जो इस शर्त द्वारा दिया गया है और वह है dz बटा L n लैम्ब्डा के बराबर है जहां n है 0 प्लस या माइनस 1 प्लस या माइनस 2 और इसी तरह। यहाँ मेरी स्थिति है dz बाय L 0 है प्लस या माइनस 1 और इसी तरह। तो इसका मतलब है कि यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है। इस
का उपयोग करके मैं इस संबंध को लिख सकता हूं। यह मुझे बताता है कि Zn, जहां n ऑर्डर फ्रिंज होगी, आपको Zn पर n गुणा लैम्ब्डा कैपिटल L को d से विभाजित करने पर चमकीले फ्रिंज मिलेंगे। d दो स्रोतों में से एक और s2 के बीच की दूरी है। अब आप मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसी प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। कंडीशन dz बटा l बराबर है प्लस या माइनस n प्लस हाफ टाइम लैम्ब्डा। यहां से आई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा या डार्क फ्रिंज dz बटा l के बराबर प्लस या माइनस लैम्ब्डा 2 से प्लस या माइनस 3 लैम्ब्डा 2 से, और इसी तरह के लिए कंडीशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। और निस्संदेह यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मामला है, और जैसा कि हमने पहले किया था, अब आप एक ऐसे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं जहां मैं एक डार्क फ्रिंज को देख सकता हूं। इसलिए Zn इस से प्रारंभ करके आप लिख सकते हैं, यह है Zn n पर और d n द्वारा विभाजित हाफ लैम्ब्डा l सभी पूर्णांकों में देखा जाएगा। आप काले और दीप्त फ्रिंजों की एक श्रृंखला देख रहे हैं, दो दीप्त बिंदुओं, दो क्रमागत दीप्त बिंदुओं तथा या दो लगातार काले बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। इसलिए यह केवल Zn प्लस 1 माइनस Zn द्वारा दिया गया है। केवल उन भावों को लिखें जिन्हें हमने केवल व्युत्पन्न प्राप्त किया है, और आप देखेंगे कि डिफरेंस यह लैम्ब्डा के बराबर है l में d से विभाजित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रिंज के बीच की दूरी एक स्थिर है, क्योंकि जो तीन कारक निर्धारक हैं वे सभी स्थिरांक हैं। यह लैम्ब्डा की गणना करने का भी एक तरीका प्रदान करता है। अगर मुझे अन्य बातें पता है, मुझे पता है कि शीर्ष L क्या है, क्योंकि एक प्रयोग में यदि आप इसे कर रहे हैं तो आपने रेडिएशन के स्रोत और स्क्रीन के बीच की दूरी निर्धारित की है। आप जानते हैं कि पूंजी L क्या है। आप d का मान जानते हैं, क्योंकि यह फिर से हमारे नियंत्रण में है। एक बार जब मुझे यह सब पता चल जाता है तो मैं प्रयोगात्मक रूप से फ्रिंज चौड़ाई को भी माप सकता हूं। अगर मैं इस डिफरेंस को प्रयोगात्मक रूप से माप सकता हूं तो केवल अज्ञात लैम्ब्डा है, जैसा कि हमने फेब्री पेरोट या माइकलसन इंटरफेरोमीटर के साथ देखा था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी एक अज्ञात स्रोत की वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है।